प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर आता है आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन जगत की वो तमाम जानकारियां, ताकि आपकी खेती किसानी आसान हो सके। कृषि दर्शन कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जो कृषि जगत की तमाम योजनाओं की जानकारी, खास योजनाओं की जानकारी, कृषि में हो रहे नवाचारों की जानकारी आप तक पहुंचाता है। आज भी कुछ ऐसा ही है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसे ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी। अभी हाल ही में 17 और 18 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन के अंतर्गत प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्रों को खोलने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत तकरीबन 600 केंद्र खोले गए हैं। अब हमारे किसानों को एक ही छत के नीचे तमाम खेती किसानी की जानकारियाँ, चाहे वो योजनाओं से संबंधित हो, चाहे वो खाद से संबंधित हो, बीज से संबंधित हो, उर्वरकों से संबंधित हो, सारी जानकारी अब एक ही छत के नीचे मिलेगी। कैसे ये समृद्धि केंद्रों के माध्यम से हमारे देश में समृद्धि आएगी, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे देश की सबसे बड़ी उर्वरक संस्था इफ़को की गतिविधियों के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। 3,269 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी। जरूरत से ज्यादा यूरिया के प्रयोग से खेत हो रहे हैं बंजर। और सर्दियों में मछली पालक अपने तालाबों का रखें खास ध्यान। राजस्थान सरकार ने सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 3,269 करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसानों की आय और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के सुनिश्चित साधन का होना आवश्यक है। सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 3,269 करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी से प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, वर्तमान में संचालित सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार और सेम प्रभावित क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाने संबंधी कार्य किए जा सकेंगे। सरकार ने प्रतापगढ़ जिले में करमुही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर बनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 101 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया है। राज्य में भूजल पुनः भरण हेतु बांसवाड़ा की गांगड़तलाई तहसील में अनास नदी और दौसा जिले की लालसोट तहसील में मोरेल नदी पर एनीकेट के निर्माण और बूंदी जिले में मेज नदी पर बने डबलाना एनीकेट के जीर्णोद्धार के लिए 68 करोड़ 78 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के माध्यम से राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में जल संसाधनों को संरक्षित और विकसित कर पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध कराने और 22,831 हेक्टेयर सेम क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए लगभग 3,100 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। टोंक जिले में खेतों की सेहत बिगड़ रही है। फसलों में यूरिया की खपत लगातार बढ़ने से खेतों की भूमि बंजर होने का खतरा बढ़ गया है। कृषि विभाग टोंक के उपनिदेशक राधेश्याम मीणा ने बताया कि जिले में किसानों के अधिक उत्पादन की चाह में अत्यधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करने से खेतों की भूमि बंजर होने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि अधिक यूरिया खाद डालने से खेतों में जमीन की उर्वरता कम होने के साथ जमीन में पथरीली गांठें बनने लगी हैं। जिले में उनियारा, देवली,
टोडा रायसिंह उपखंड की जमीन में इसका सबसे अधिक असर दिखाई देने लगा है। उन्होंने बताया कि पथरीली गांठों को फिर से पहले जैसा करने के लिए इसमें देसी खाद का उपयोग बढ़ाना होगा। इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल रबी की फसल में जिले के किसानों ने आवश्यकता से 7,000 मीट्रिक टन अधिक खाद खेतों में डाल दिया है। यूरिया खाद भी एक मुश्त डाल रहे हैं, जबकि इसे जरूरत के मुताबिक 3 चरणों में डालना होता है। सामान्यतः जिले में इस फसल में जहां 35,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है, जबकि 40 से 45,000 मीट्रिक टन तक डाला जा रहा है। मालपुरा के कृषि अनुसंधान अधिकारी गंगादान सिंह बघेल ने बताया कि खेत की मिट्टी की हर किसान को जांच करानी चाहिए। इससे पता चलता है कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है। जिले में सामने आया है कि यहाँ पीएच लेवल 8.5 हो गया है। इससे लवण की परत बढ़ने लगी है। यह परत फसल के उत्पादन पर रोक लगाती है। सर्दियों के मौसम में मछलियों की विकास दर पर काफ़ी असर पड़ता है। ऐसे मौसम में मछली पालकों को अपने तालाबों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। डॉक्टर रावताराम भाखर ने बताया कि ठंड के मौसम में तालाबों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे मछलियां मरने लगती हैं। ठंड में खासकर नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में मछली पालकों को अपने तालाबों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। सर्दियों के मौसम में मछलियां सुस्त रहती हैं और कम गतिविधियां करती हैं, इसलिए मछलियों को बहुत ही कम भोजन देना चाहिए। तालाब में 15 दिन या 1 महीने में थोड़ा ताज़ा पानी डालना चाहिए। वहीं तालाब में जमा पानी का 1/4 अथवा उससे कम निकाल देना चाहिए और नया पानी डालते रहना चाहिए। इसके साथ ही तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए तालाब में ऊंचाई से पानी डालते रहना चाहिए। ऑक्सीजन के एरिएटर को प्रतिदिन 1 से 2 घंटे चलाना चाहिए। इससे मछलियों की वृद्धि होती रहेगी। वहीं समय समय पर तालाब में जाल चलाकर देखते रहना चाहिए कि मछली स्वस्थ है या नहीं। उन्होंने बताया कि तालाब में लगभग 1.25 मीटर तक जल स्तर बनाए रखना आवश्यक है, जिससे मछलियों को कोई प्रतिकूल प्रभाव ठंड की वजह से न पड़ने पाए। साथ ही तालाब के चारों किनारों पर घास फूस निकालकर साफ कर लेना चाहिए, ताकि तालाब में जो भी हानिकारक जीव जंतु हैं वो हट जाएंगे। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्रों की। जी हाँ किसान साथियों, इन समृद्धि केंद्रों से कैसे हमारा किसान लाभान्वित होगा, उसका आर्थिक उन्नयन होगा, उसका आर्थिक विकास होगा, हमारे किसान संबल बनेंगे, देश में सशक्त बनेंगे, खेती की तरफ अग्रसित होंगे। आज हम इन तमाम बातों के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे समृद्धि केंद्र हमारे किसानों का विकास कर रहा है। अब हमारे किसानों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे किसान एक ही छत के नीचे, चाहे वो जानकारी बीज की हो, खाद की हो, उपकरणों की हो, उर्वरकों की हो या फिर सरकार की खेती किसानी से संबंधित जो भी तमाम योजनाएं हैं, उनकी जानकारी अब एक ही छत के नीचे हमारे किसानों को मिलेगी। इससे ना केवल हमारे किसानों का जो श्रम है, जो समय है वो बर्बाद होता था, वो अब बचेगा। और हमारे देश का जो उद्देश्य है, हमारी सरकार का जो उद्देश्य है, वन स्टॉप नेशन, यानी कि अब एक ही छत के नीचे सारी जानकारियों को हमारे किसानों तक पहुंचाना। इसके साथ ही वन नेशन वन फर्टिलाइज़र का जो हमारा उद्देश्य है सरकार का, वो भी काफ़ी सराहनीय है। आज कार्यक्रम में हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बातचीत करेंगे इफ़को की गतिविधियों के बारे में भी कि किस तरह से इफ़को जो है हमारे किसानों के लिए काम कर रहा है। और किसान साथियों, आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर AP सिंह जी को। आप हैं सीनियर मैनेजर इफ़को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। AP सिंह जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो 17 और 18 अक्टूबर को किसान सम्मान सम्मेलन हुआ, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की समृद्धि केंद्रों को खोलने की। तो आखिर समृद्धि केंद्रों को खोलने की घोषणा क्यों की गई, इसका क्या उद्देश्य है, क्या है समृद्धि केंद्र, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी मैडम, तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि खेती के लिए हमें खाद, बीज, दवाइयों की आवश्यकता होती है और उसके लिए पहले केवल एक दुकान होती थी, वहाँ पे जाके आप लोग खरीदते थे।
फिर आपको अगर कोई जानकारी चाहिए होती है कि सरकारी योजनाएं क्या चलती हैं तो विभाग जाना पड़ता था। इसीलिए अगर नई तकनीकी के बारे में जानकारी होती थी तो कृषि विज्ञान केंद्र जाना पड़ता था। अगर आपको अपने नमूने, खेत के मिट्टी के नमूने जांच करानी है तो उसको लैब में ले जाना पड़ता था। इसी तरह से अगर आपको कोई यंत्र चाहिए होती थी कहीं और जाना पड़ता था। तो इन सारी सुविधाओं को एक जगह पे उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जहां पे आपको ना केवल खाद, बीज, दवाइयाँ मिलेंगी, जबकि साथ ही साथ आपको सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। अगर आपको अपने खेत के मिट्टी के नमूनों की जांच कराना है तो वहाँ पे आप अपने नमूने दे सकते हैं, उसकी जांच की जाएगी। और कस्टम हायरिंग सेंटर कि जैसे कि हमारी खेती में बहुत से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमको ख़रीदने में ज़्यादा पैसा लगता है और हमारे किसान जो बहुत छोटे हैं वो सारी इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे वो सुविधा होगी कि वो किराए पे वहाँ से ले सकेंगे, जैसे कि सीड ड्रिल होता है या थ्रेसर है या नैपसैक स्प्रेयर मशीन है, पावर स्प्रेयर है, ये सारी वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी। और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के या विश्वविद्यालय जो नज़दीक होंगे उनके वैज्ञानिक वहाँ 15 दिन या 1 महीने में एक बार आके गोष्ठियाँ करेंगे और आपकी जो भी किसी से संबंधित जानकारी होंगी या समस्याएं होंगी उसको दूर करेंगे। तो ये जो वन स्टॉप शॉप इसको है नाम दिया गया है कि एक ही जगह पे किसान भाइयों को सारे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उनके समय की बचत होगी और साथ ही साथ उनको जो भी इनपुट चाहिए होगा अपनी खेती के लिए वो वहाँ पे उपलब्ध होंगे। बिल्कुल एपी सिंह जी, आपने बहुत ही सही बात की कि अब ये जो केंद्र है ये वन स्टॉप शॉप की तरह कार्य करेंगे, यानी कि एक ही छत के नीचे खाद, बीज, उर्वरक या फिर कृषि उपकरणों की जानकारी जो है हमारे किसानों को मिलेगी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से इन केंद्रों की कार्य प्रणाली रहेगी जी, कैसे ये संचालित होंगे, कौन इन्हें संचालित करेगा? जी जी, जैसा कि हमारे यहाँ जो केंद्र हैं अभी तक रिटेल सेंटर जिसे कहते थे वहाँ पे केवल खाद, बीज, दवा मिलती थी। अब उन्हीं केंद्रों को, जैसे हमारे देश में लगभग 3,30,000 केंद्र हैं, अगर हम अपने राज्य की बात करें राजस्थान में तो लगभग 14,000 केंद्र हैं जो कि अन्य कंपनियों के वो केंद्र हैं। तो ये सारी कंपनियों के द्वारा ही संचालित की जाएंगी या जो रिटेलर हैं वो खुद ही चलाएंगे और ये सारी व्यवस्थाएं उनको खुद करनी रहेंगी। केवल सरकार वहाँ पे सुनिश्चित करेगी कि खाद, बीज, दवा सही समय पे सही किसान को मिले, वैज्ञानिकों वहाँ पे समय पे आएँ और किसान संबंधी जो जानकारी हैं वो रहें। और ये जो केंद्र हैं उनको जो फर्टिलाइज़र कंपनियां या दवा कंपनियां हैं उन्हीं के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। जिस राज्य में या जिस ज़िले में जितना जिसका शेयर है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि राजस्थान राज्य में इफ़को का शेयर फर्टिलाइज़र में 22% है। तो जितने भी रिटेल सेंटर हैं लगभग 14,000 हैं, उनका 22% लगभग 3,000 केंद्र इफ़को को विकसित करने हैं। इसी तरह से अन्य कंपनियों को अपने अपने शेयर के अनुसार इन केंद्रों का विकास करना है। और ये अगले 31 मार्च 2023 तक जो देश में 3,30,000 केंद्र हैं, रिटेल सेंटर हैं, उन सब को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के अंतर्गत विकसित कर देना है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सही बात कही कि इनके माध्यम से हमारी सरकार ये तय करेगी कि किस तरह से किसानों को सही समय पर खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, उर्वरक मिल रहे हैं या कृषि उपकरण मिल रहे हैं। तो सरकार का जो उद्देश्य है किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनको समृद्ध बनाना, उनको संबल देना, उनका आर्थिक उन्नयन करना, ये हमारे किसानों के लिए अब सही मायने में सार्थक सिद्ध साबित होगा। आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसे सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा इसके? जैसा कि मैं पहले आपको बताया कि अब इन केंद्रों पे खाद, बीज, दवा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही में सारी जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। तो सीधे तौर पे देखिए, एक तो किसानों का समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी। अभी उनको खाद लेने के लिए अलग दुकान पे जाना पड़ता था, दवा लेने के लिए अलग दुकान पे, बीज लेने के लिए अलग दुकान पे। तो एक तो उनको सारी एक जगह पे मिलेंगी और उनके साथ जैसे बहुत से लोग जो धोखेबाजी करते थे कि अगर किसी चीज़ की क्राइसिस चल रही है तो उसका दाम बढ़ा देते थे, तो वो भी उनको ऐसा उनके साथ नहीं होगा। और
मिट्टी के नमूनों की जांच करानी है या फिर उनको कोई नई तकनीक या नई बीज के बारे में पता करना है, तो अब एक ही जगह से उनको सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से उनका समय भी बचेगा और साथ ही साथ उनका पैसा भी बचेगा और उनको उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे और अच्छी जानकारी मिलेगी, जिससे किसानों को सीधे सीधे लाभ होगा। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि इफ़को, क्योंकि आप इफ़को से जुड़े हैं, तो इफ़को का इसमें क्या योगदान है, कैसे इसमें इफ़को जो है अपना योगदान दे रहा है? जी, आपको बताना चाहूँगा कि लगभग सन 82 से इफ़को इस तरह के केंद्र चलाती आ रही है, जिसका नाम हुआ करता था किसान सेवा केंद्र। तो हमारा अनुभव पिछले 40 साल से है। हम वहाँ पे उच्च गुणवत्ता खाद बीज दवा तो देते थे, साथ में उनको सलाह भी दी जाती थी और कस्टम हायरिंग के लिए इक्विपमेंट्स भी रखे जाते हैं। अब जो इफ़को का योगदान है कि पूरे देश में लगभग 25% उर्वरकों में इफ़को का योगदान है। मतलब अगर 4 कट्टे देश में बचते हैं तो बिकते हैं तो 1 कट्टा इफ़को का होता है। तो लगभग 3,30,000 में लगभग 66,000 केंद्रों का इफ़को के द्वारा विकास किया जाएगा और इफ़को कर रही है। पहले चरण में 600 में से 150 इफ़को को टारगेट दिया गया है, जिसको इफ़को ने पूरा कर लिया है। जी, AP सिंह जी, आपने बताया कि इफ़को देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है उर्वरकों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो। और अगर हम उर्वरकों की बात करते हैं, फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो नैनो यूरिया तरल जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड में है। एक बोरी नैनो यूरिया ने एक बोतल में वो समाहित हो गया है। तो नैनो यूरिया का हमारे किसानों को कैसे फ़ायदा हो रहा है, क्यों इतना नैनो यूरिया पॉपुलर हो रहा है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। यूरिया का देखिए हमारे देश में लगभग 350 लाख का कंजम्पशन है और उत्पादन केवल 250 लाख टन का है। तो आवश्यकता से ज़्यादा हमारे यहाँ यूरिया का उपयोग हो रहा है और इस यूरिया का जो उपयोग हो रहा है उसका केवल 1/3 हिस्सा ही उपयोग होता है फसलों के द्वारा। शेष वो वातावरण में जाके नुकसान तो होता ही, साथ ही साथ पोल्यूशन भी कर रहा है। तो इन्हीं सब को देखते हुए ये नैनो यूरिया को बनाया गया था और इससे काफ़ी किसानों को इससे लाभ हो रहा है, लेकिन काफ़ी किसान इसको नहीं लेना चाह रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो उपयोग है उसको बिल्कुल ही सही तरीके से सही समय पे और सही मात्रा में जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इससे पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और समय के साथ उस किसानों भाइयों को हमारे सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में यूरिया की खपत उत्पादन उतना है नहीं। तो जैसे हम गेहूँ की फसल की बात करें तो या कोई भी फसल है, जब वो अच्छी तरह से बढ़ जाएं तभी इनका उपयोग करना है। मतलब बिजाई के 35 से 40 दिनों के बाद ही करना है और उस खेत में एक बार यूरिया का उपयोग ज़रूर होना चाहिए, दानेदार यूरिया का, तब हमें नैनो यूरिया का उपयोग करना है। और 1 लीटर में 4 मिलीलीटर की मात्रा का रखना है और उसके बाद इसका स्प्रे के ही द्वारा करना है, क्योंकि जो पोषक तत्व चाहिए या भोजन चाहिए पौधों को पत्तियों में चाहिए होता है। जो हम मिट्टी में डालते हैं वो उनको काफ़ी दिनों के बाद मिल पाता है, उसमें समय लग जाता है, उसका रिजल्ट आने में समय लगता है। तो नैनो यूरिया किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, सरकार के लिए हमारे फ़ायदेमंद है, देश के लिए फ़ायदेमंद है, अपने देश में उत्पादित हो रही है और उससे हमें पर्यावरण को कोई भी खतरा नहीं है। हमारे खेत की मिट्टी सुरक्षित रहती है और हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अगर हम देखें कि किसानों के साथ साथ इससे मतलब हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है, देश की आर्थिक दशा सही रहेगी, तो सबको लाभ हो रहा है। और पहले ये बोतल 240 रुपये की मिलती थी, अब उसको हमारे प्रबंध निदेशक ने, क्योंकि 3 नवंबर को हमारे इफ़को की स्थापना दिवस थी, 55वीं वर्षगांठ थी, तो उस उपलक्ष्य में इसका दाम घटा के 225 रुपये बोतल कर दी गई है। तो इससे भी और किसानों को फ़ायदा होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समृद्धि केंद्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोले हैं, इसको खोलने से क्या वाकई में हमारे देश के किसानों की तकदीर बदलेगी? क्या वाकई में हमारे देश के किसानों का आर्थिक विकास होगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, जैसे भी नैनो यूरिया की बात हो रही थी कि अभी आप कभी समाचार पत्रों में या कहीं पढ़ती होंगी कि किसान इसको नहीं लेना चाह रहा है। तो ये ऐसा हो रहा है क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है। इन केंद्रों से खुलने से उन केंद्रों पे आएंगे और उनको सही जानकारी मिलेगी, तो समय समय पे जो भी हमारी नई तकनीकी आती है वो किसानों को सही ढंग से पता चलेगा और वो जो दूसरे के बहकाव में आ जाते हैं या उनके दिमाग में जो संशय होता है वो सारी चीज़ें उनको दूर होगी। सही दाम पे उनको उत्पाद मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी,
अगर कोई उनको इक्विपमेंट चाहिए जिसके खरीदने के लिए उनको हज़ारों रुपये चाहिए होता है, वो केवल किराए पे ले जाकर यूज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है प्रधानमंत्री जी का, और इससे उनकी समृद्धि जरूर आएगी अगर ये सही ढंग से क्रियान्वित किए गए तो देखिए किसान साथियों, इन समृद्धि केंद्रों के माध्यम से न केवल हमारा जो किसान है वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा, आर्थिक रूप से उसको संबल प्राप्त होगा, आर्थिक रूप से उसका विकास होगा, बल्कि हमारे किसानों के लिए अब आने वाले देश में आत्मनिर्भरता के भी कदम खोले जाएंगे। हमारे किसान इससे जुड़कर न केवल फ़ायदा उठाएंगे, और हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारे किसान इससे जुड़े और आगे अपनी खेती किसानी में कई बुलंदियों को हासिल करें। सर ने जैसे बताया कि इफ़को भी नैनो यूरिया तरल में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक कदम उठा रहा है, देश के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है, उनके विकास के लिए प्रयास कर रहा है, और इन समृद्धि केंद्रों से हमारी सरकार का जो लक्ष्य है किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाना, ये भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम हमारे किसान इससे बनेंगे। AP सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी जानकारियाँ, चाहे वो समृद्धि केंद्र से संबंधित हो, इफ़को से संबंधित हो, इफ़को की गतिविधियों से संबंधित हो, आपने हमारे किसानों को दी। सीधे तौर पर आप हमारे किसानों से जुड़े, आपने अपना मूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आज हमने बात करी प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्रों की कि किस तरह से ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हमारे किसानों को आर्थिक उनकी स्थिति सुधारेंगे, उनकी आर्थिक दशा दिशा बदलेगी, हमारे किसानों का आर्थिक तौर पर विकास होगा, और हमारे किसान अब आत्मनिर्भरता की ओर भी आगे बढ़ेंगे। अब उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब एक ही छत के नीचे उन्हें कृषि संबंधी सभी जानकारियाँ या सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारियाँ एक ही छत के नीचे मिलेगी, जो वाकई में हमारे देश को, हमारी सरकार की तरफ से हमारे किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात है, एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। और इसके साथ ही हमने जाना कि इफ़को किस तरह से हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, चाहे वो नैनो यूरिया तरल के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य फर्टिलाइजर्स के माध्यम से हो। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि इफ़को किस तरह से हमारे किसानों के लिए खास तौर पर गतिविधियां आयोजित कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आप भी इन समृद्धि केंद्रों से जुड़ेंगे, इनसे लाभान्वित होंगे। आज की जानकारी हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभान्वित होगी, ऐसा हम समझते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं, और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमें पत्र ना लिख पाए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ, और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।